Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new chapter light, reflection and refraction. So यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हम आपको दिखा रहा है. वन फेनोमेनन इज द रिफ्लेक्शन, सेकंड इज द रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले ना मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूँ, फिर रिफ्रैक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, देन विल डू दिस चैप्टर. सो एक बहुत बेसिक जो एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि आप इमेजिन करो यू कंसिडर डार्क रूम. सो अगर आप डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो यू कांट सी बेसिकली. सो टास्क बहुत सिंपल सा है. क्यों? क्योंकि ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा है. बट आप इमेजिन करो यू आर हैविंग अ टॉर्च और आप ना किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्च को ग्लो करते हो, तो जिस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च का लाइट इंसिडेंट होगा आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. एंड व्हाई? सो इसका रूल बहुत सिंपल सा होता है कि फ्रॉम अ टॉर्च इफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो मान लो कि लाइट के रेस इस तरह से जाएंगे, वैसे ये डाइवर्जिंग पैटर्न में जाएगा. ठीक है, डाइवर्जिंग से ऐसा स्प्रेड हो गया, जिस ऑब्जेक्ट पे भी वो इंसिडेंट होगा. समझ में आ रहा है? तो अब अगर आप इमेजिन करो, इफ यू आर इमेजिनिंग योरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, आप खुद को यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो, तो ये लाइट्स है ना इस ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट हो गई, यहां से लाइट्स ना आपके आई लेंस पे इंसिडेंट होगा, आई लेंस से वो रेटिना पे इंसिडेंट होगा, फिर आपको वो दिखाई देगा. अगर वो लाइट आपके आई लेंस पे इंसिडेंट हुआ ही नहीं है तो आपको दिखाई भी नहीं देगा. आई लेंस से होते हुए वो रेटिना पे इंसिडेंट होगा, वो हम ह्यूमन आई चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट फॉर राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइट क्या होगा. पहले लाइट का सोर्स से कहां पे ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगा, फिर ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा. तो आपको ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देता है बिकॉज वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है ऑब्जेक्ट से. जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आई लेंस पे इंसिडेंट होगा, आपके रेटिना पे इंसिडेंट होगा, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ लाइक, अगर आप ये देखो, ये जैसे स्केल मैंने लिया, स्केल का फ्रंट पार्ट ऑल्सो यू कैन सी एंड द बिहाइंड पार्ट ऑल्सो यू कैन सी. तो अगर मान लो कि ये पार्ट आप देख सकते हो राइट नाउ, व्हाई? बिकॉज द लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस वन और रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पे इंसिडेंट होगा. थ्रू वीडियो इट इज इंसिडेंटिंग ऑन योर रेटिना, दैट्स व्हाई यू कैन सी. क्या हो सकता है कि आप जो वीडियो, जैसे अभी नॉर्मली आप यहां पे रहोगे तो आप रिलेट कर सकते थे कि यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहां पे कोई बंदा होगा सामने तो इसको इजीली देख सकता है, क्योंकि इसका जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने वाले बंदे के रेटिना पे इंसिडेंट होगा. बट आप इमेजिन करो इस पार्ट को आप क्यों नहीं देख सकते, इस पर भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, बट रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट ना आपके रेटिना पे नहीं, मेरे रेटिना पे इंसिडेंट हो रहा है. इट इज रिफ्लेक्टिंग माई साइड, लाइट इंसिडेंट हुआ. सो सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, सनलाइट हो सकता है या जो नॉर्मल लाइट प्रेजेंट है वो भी हो सकता है. तो कंपल्सरी नहीं कि आपको टॉर्च ही लेना है, थोड़ी सी भी लाइट है तो भी दैट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, उससे लाइट इंसिडेंट होगा, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन के बाद आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो. बट अगर आप इमेजिन करो विंडो ग्लासेस आप उस साइड देख सकते हो. आप इसलिए देख सकते हो बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रांसमिट हो रहा है. अब कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ध्यान से देखते हो, ग्लास के अंदर आपने पेंसिल को डाला, तो पेंसिल जितना ना ग्लास के बाहर होगा ना, एयर में जितना होगा, मतलब ग्लास के बाहर मतलब फुल ऑफ वाटर, जितना वो एयर में पेंसिल को आपको स्ट्रेट दिख रहा है, अंदर ना पेंसिल थोड़ी सी ना आपको ब्रेक दिखेगी, मतलब ब्रोकन पेंसिल यू कैन सी. तो ब्रोकन पेंसिल क्यों दिखता है आपको? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अभी हमारा टास्क है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन हमने कहां देखा है, तो उसका एग्जांपल होता है मिरर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे माइंड में आता है रिफ्लेक्शन को लेकर, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्शन आपको बेटर वे से दिखाएगा, तो मिरर आता है. मिरर जैसे कि आप ऐसा कंपल्सरी कि हमेशा मिरर ही हमें लेना है. ट्रांसपेरेंट ग्लास में भी आपको थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन दिख जाएंगे. इनफैक्ट कोई भी शाइनी मटेरियल होगा जिसका सरफेस शाइनी होगा उसमें भी आपको दिख जाएगा. इनफैक्ट आपका मोबाइल का जो ग्लास है वो देख सकते हो, आपका ना वाटर में अगर आप देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको. ठीक है, इनफैक्ट अगर ना पेंटेड वॉल, हाईली पॉलिश वॉल होगा उसमें भी आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा. तो रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या करना, पॉलिश सरफेस है तो आपको दिखेगा. वाटर भी एक जैसे मटेरियल, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिफ्लेक्शन. तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे मिरर का. तो कोई मटेरियल जैसे आप लिया, मिरर लिया हमने, रिफ्लेक्शन क्यों दिखाता है, क्या दिखाता है, उस पर हमें नहीं जाना है. रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है और जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज किस तरह से दिखेगा, हमें बेसिकली उन चीजों पर फोकस करना है. तो अब अगर हमने इमेजिन किया, तो अगर हम मिरर लेते हैं ना, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है ना जिससे हम जनरली ये स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को, वो है मिरर. तो मिरर कितने टाइप्स का होता है, तो मिरर के हम ना 3 टाइप्स ले लेते हैं, मतलब जनरली 2 टाइप्स लेते हैं, उसमें 3 टाइप्स आ जाएगा आपको जो हम डिस्कस करेंगे अभी. एक तो प्लेन मिरर हो गया, दूसरा कॉन्केव मिरर हो गया, और जो थर्ड हो गया वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया. अच्छा, जो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ना बेसिकली अ टाइप ऑफ मिरर, एक पर्टिकुलर मिरर है उसका टाइप है ये. तो ये स्फेरिकल मिरर्स हो गए. तो आपको एक मिलता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बाद आपके पास हो गया स्फेरिकल मिरर. ठीक है, ये हो गया स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है,
तो ये हो गया आपका, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसको मैंने ले लिया। हाँ, अभी आप ये बोलोगे कि कैसे पता चला कॉनकेव मिरर, इसको मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को ना एडजस्ट करते रहेंगे। तो जो मिरर का जिस साइड से आप देखते हो ना, द साइड फ्रॉम यू सी योरसेल्फ, जिस साइड में वो ऑब्जेक्ट रखते हो, मिरर का प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा आप इमेज को उसी साइड से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, आई विल ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस साइड, तो हो सकता है आप खुद को देख रहे हो, तो यू आर ऑब्जेक्ट एंड यू आर ट्राइंग टू सी योरसेल्फ, तो खुद का इमेज आप मिरर के थ्रू देखना चाहते हो। अब इमेज कहां बनेगा, कैसे बनेगा, वो डिफरेंट पार्ट है, बट यू वांट टू सी योर ओन इमेज बीइंग द सेम साइड। सो यहां पे क्या होगा, जिस साइड से आप देख रहे हो वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर कैसे डिसाइड करोगे? सो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन surface, if the reflecting surface is formed by a plane surface, then the optic mirror is called as a plane mirror. बट वैसे कि अगर हम लेते हैं तो देखो बिहाइंड वाला जो पार्ट है ना, बिहाइंड में मैंने ऐसा ड्रॉ किया, मतलब ये क्या होगा, ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे इसका बेटर होगा वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो मिरर इज अ ग्लास, एक हिसाब से देखा जाए तो मिरर एक ग्लास होता है, ठीक है, इट्स अ ग्लास। अब ग्लास के पीछे क्या होता है ना, जैसा ये हम ना मेटल की कोटिंग करते हैं। मेटल की कोटिंग कौन सा, तो बेटर रिफ्लेक्शन के लिए ना हम सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं, सिल्वर मेटल। अच्छा, सिल्वर मेटल ना एग्जैक्टली सिल्वर मेटल की आप कोटिंग करो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू दैट, जिसकी ना प्रॉपर्टी वैसी होगी, या ऐसा कोई आप मेटल ले लो ना जिसका ना शाइनी नेचर हो, जिसका जो सरफेस है ना शाइनी होगा, ऐसे मेटल को आप यूज कर सकते हो। तो सिल्वर मेटल का अपना लिक्विड यूज करके उसका पेंट आप यूज कर लो, ठीक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह कई जगहों पे यूज होता है बाय यूजिंग द सोल्यूशन एंड ऑल। तो उसकी कोटिंग के बाद क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन का स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप दूसरे कलर्स भी दूसरे भी चीजों को यूज कर सकते हो, बट व्हाट हैपेंस, उसमें जो लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, दैट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव। जैसे कि आपने कोई कलर आप यूज कर लेते हो, तो कलर में क्या होगा ना कि हमें रिफ्लेक्शन ना दो टर्म में चाहिए, एक तो हमें जो है ना साइज एंड शेप का जो रिफ्लेक्शन मिला वो ठीक है, प्लस वी वांट द रिफ्लेक्शन ऑफ कलर ऑल्सो। तो क्या होता है कि अगर आपने दूसरा कलर यूज किया, फॉर एग्जाम्पल के ले लो, क्या इसका आपने पीछे गोल्ड का कोटिंग कर दिया, तो गोल्ड की कोटिंग करने के बाद क्या होगा, इफ समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर, वो मिरर के सामने का बंदा खड़ा होता है, तो उससे ना जैसे व्हाइट क्लॉथ पहना उसने, तो वो क्लॉथ का कलर उसको ना व्हाइट नहीं दिखेगा, उसको ना गोल्डन कलर में दिखेगा। मान लो कि अगर आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, तो हो सकता है वो ना थोड़ा सैफरन कलर में आपको अपीयर हो, तो वहां पे क्या होगा, सर्टेन कलर एब्जॉर्प्शन होगा या कलर कन्वर्जन होगा, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता। तो इसके लिए ना हम सिल्वर यूज करते हैं। सिल्वर में क्या होता है कि जो कलर एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज नॉट देयर, वो ऑलमोस्ट सारे कलर को क्या करेगा, एमिट या रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जितना कलर आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, उतना कलर आपको रिफ्लेक्शन वाले इमेज में भी दिखेगा। सो यहां पे क्या करते हैं, सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं, या वी यूज सच मेटल विच इज वेरी सिमिलर टू सिल्वर मेटल इन टर्म्स ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। शाइनिंग प्रॉपर्टी के टाइम में अगर आप कंसिडर करो तो सिल्वर मेटल के जैसा ही हो, ऐसे मेटल के हम लिक्विड या लिक्विड को यूज करते हैं पेंट के अंदर। सो एंड इट इज कोटेड बिहाइंड। अच्छा, अब एक और होता है ना, यू कैन नॉट पुट अ सिंगल कोटिंग बिहाइंड, आपको तब तक कोट करना है जब तक कि ना वो ऑब्जेक्ट ओपेक ना हो जाए, मतलब आपको बिहाइंड से फ्रंट का पार्ट दिखना नहीं चाहिए, बट फ्रंट वाले पार्ट्स आप दिखोगे तो क्या होगा, फ्रंट वाले पार्ट्स आपको रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी। तो देयर आर टू थिंग्स, दैट कोटिंग इज डन इन सच अ वे इट शुड बी ओपेक, मतलब उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये ग्लास ना बेटर अमाउंट ऑफ मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो ये प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर का क्या हो गया, if the reflecting surface is plane surface, if the reflecting surface is a plane surface, then it is supposed to be plane mirror. अभी कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में आपको देखना कहां पे वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्केव में ना देयर इज अ वर्ड केव, केव मींस क्या होगा, कैविटी। तो जिस साइड कैविटी है ना, कैविटी मतलब गैप होगा, ये कैविटी, जिस साइड कैविटी है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यहां पे कैविटी होना चाहिए, और जिस साइड में आपने कोटेड किया उस साइड में कैविटी नहीं होगा, चलेगा, है ना, दैट विल बी बेसिकली बल्ज्ड आउट। So opaque side will be bulged out, और जो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट शुड हैव अ कैविटी, है ना। ये ओपेक सरफेस है, ये ओपेक सरफेस, यहां से आप इस साइड में देख नहीं सकते। इसको मैं ओपेक इसलिए नहीं बोल सकता, व्हेन यू विल सी थ्रू दिस यू कैन सी द रिफ्लेक्शन। तो ये साइड से ये ओपेक हो जाएगा, बट दिस साइड से इट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट। सो मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called as a concave mirror. अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, spherical mirror in which reflecting surface is curved outward, यहां पे क्या होगा, ये होगा curved inward, it is curved inward, ठीक है।
अगर कैविटी के साइड से अगर आप देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कॉनकेव होगा, और उसका जो ऑपोजिट वाला है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो यहां पे क्या होगा, जो कर्व होता है ना, यहां पे क्या होगा, कर्व आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड। तो ऐसे आपको क्या मिलेगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। तो अब ना क्या डिफरेंस क्या होता है, क्या मैंने प्लेन मिरर यूज किया, कॉनकेव मिरर यूज किया, कॉन्वेक्स मिरर, क्या इनमें सेम इमेज मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेगा? तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज मिलेगा। जो पैटर्न इमेज का आपको कॉनकेव मिरर में मिलेगा वो इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर में नहीं मिलेगा, वो इमेज आपको कॉनकेव मिरर में नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आपको लेना स्पून, आप कंसिडर करो स्पून, तो स्पून का जो के वाला पार्ट है ना, स्पून में अगर आप खुद के फेस को देखते हो ना, यू कीप द स्पून वेरी अवे, देन यू ब्रिंग इट वेरी क्लोजर, यू कैन सी द चेंज इन द पैटर्न ऑफ इमेज। सो वो क्यों होता है, वो ना कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में आपको इमेज मिलता है। सिमिलरली आप स्पून को टर्न करो, स्पून का जो बल्ज आउट पार्ट है उसको आप क्लोज लेके जाओ, आगे लेके जाओ, एंड यू सी द पैटर्न। तो जो कॉनकेव है, जो के वाला पार्ट है स्पून का, दैट इज सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मतलब जो आउटसाइड वाला पार्ट है, बल्ज आउट वाला पार्ट है, वो क्या होता है, स्पून का कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप उसमें अगर देखोगे ना बहुत नया स्पून होगा तो यू कैन सी द बेटर इफेक्ट। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे कि रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ये मिरर हो गया, मिरर के बाद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जितने भी मिरर आपने लिया, आपने प्लेन मिरर लिया, आपने कॉनकेव मिरर लिया, आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मिरर लो, हर मिरर को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना है, फॉलो करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, इनके हिसाब से क्या होगा कि मान लो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये मिरर सरफेस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता था, ये कॉनकेव भी हो सकता है, बट मैं प्लेन के टर्म में ले रहा हूं। तो ध्यान से ये लाइट यहां पे इंसिडेंट होती है, तो दिस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, अभी लाइट यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। फिर ये जो सरफेस है ना, सरफेस आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल आपने कहां पे ड्रॉ किया, क्योंकि नॉर्मल आप मिरर पे कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉइंट आपने ड्रॉ किया, ये कौन सा होता है, दिस कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ये होगा इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट डू वी कॉल टू दिस लाइन, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां दिया, इस इंफॉर्मेशन से ऑफ आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो ये हो गया, ये नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे बनाएगा एंगल, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनाएगा नॉर्मल, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या हो गया, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और आर क्या हो गया, आर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये बोले जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड देन रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि आप इमेजिन करो एक सिंगल पेपर, ठीक है, यू इमेजिन अ सिंगल पेपर। ठीक है, अब ये पेपर है, आपका अजम्पशन है कि जो लाइट एंटर हुआ ना, लाइट जो एंटर हुआ वो पेपर के अंदर था, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो भी पेपर के अंदर, और जो उसपे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो भी क्या है, पेपर के अंदर। तो पेपर के अंदर ही तीनों लाइन है, मतलब लाइन इन द सेम प्लेन। अंडरस्टूड, इसका मतलब दे आर लाइन इन द सेम प्लेन। सो आप मेंशन कर सकते हो, क्या पॉइंट मेंशन करोगे। सो पहला पॉइंट ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेकंड पॉइंट हो गया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो क्या हो गया कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। अंडरस्टूड। अब हम आ जाते हैं ऐसे पार्ट पे जो हमने रिफ्लेक्शन देखा है। तो हमने रिफ्लेक्शन में देखा किसका, हमने प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देखा। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, ये होगा प्लेन मिरर। क्लियर। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, विच काइंड्स ऑफ इमेज वी गेट। तो जब आप इमेज की बात करते हो ना, इमेज फॉर्म्ड, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। जो पहला होता है वो होता है रियल इमेज, ठीक है, और दूसरे टाइप का जो इमेज है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
फर्क क्या होता है दोनों में, व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? तो जो रियल इमेज होता है, रियल इमेज को आप समझ लो कि जब हम ना समझने की कोशिश करते हैं तो मान लो कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस, बट अगर आपको इमेज में उल्टा दिखेगा, है ना, तो वो किसका सिग्निफिकेंस है? रियल इमेज का सिग्निफिकेंस है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि इमेज इज फॉर्म एट स्क्रीन, तो ये पॉइंट पे हम थोड़ा सा एम्फसाइज करेंगे। तो पहला क्या होता है कि रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। सेकेंड क्या होता है? रियल इमेज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, फॉर्म्ड एट स्क्रीन, ये स्क्रीन पे फॉर्म होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। सो अभी हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होता है ना वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट इन द सेंस एज इट इज, मतलब कि आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ है और अंदर भी आपको मिरर के बाद भी आपको ए ही दिखेगा। अच्छा, मिरर के बिहाइंड या मिरर के ऊपर है वो चीजों को हम बाद में देखेंगे, बट मिरर के थ्रू अगर आप देखोगे तो ये इमेज आपको ऐसा दिखेगा, और मिरर के थ्रू आप इस इमेज को, इसके इमेज को देखोगे तो आपको वैसा दिखेगा। तो ये क्या हुआ? ये इरेक्ट हो गया और ये इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल में क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, बट वर्चुअल में क्या मिलेगा? आपको इरेक्ट इमेज मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि when we are going ahead, when we go little ahead, what is the criteria? और ये दूसरा जो पॉइंट है उसका वो क्या हो गया? इमेज इज नॉट फॉर्म एट स्क्रीन, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन। समझ में आ रहा? जो स्क्रीन है उस पर इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो मैं ना दो बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल सुन के आपको ऐसा लगेगा कि ना ये लेंस वगैरह से रिलेटेड है, बट ना हमारा टास्क क्या है, हमको समझना है रियल इमेज लेंस से बने या मिरर से बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जो नेचर होता है वो सेम होता है। रियल इमेज फॉर्म बाय मिरर या रियल इमेज फॉर्म बाय लेंस, तो वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा एंड फॉर्म एट स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज होगा उसका नेचर कैसा होगा? वो इरेक्ट होगा एंड इमेज इज नॉट फॉर्म एट स्क्रीन। तो इसके लिए ना मैं दो सिंपल एग्जांपल लेता हूं। पहला जो एग्जांपल है, आपने देखा होगा ना प्रोजेक्टर एंड ऑल, जब भी आपके क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टर से इमेज फॉर्म हो गया स्क्रीन पे, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, पहले ये समझना है। तो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ना आप जब भी देखोगे आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप लगेगा कि जब आप देख रहे हो तो पहले आपने ऐसे डिफाइन किया इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड एंड इरेक्ट तो आपको दिख रहा है कि बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई है वैसे का वैसे दिखता है, मतलब प्रॉपर दिखता है ना। जैसे आपको डायग्राम बनाया था चैप्टर, उन्होंने किसी चैप्टर का दिखाया, तो चैप्टर का हेडिंग यहां दिखेगा, बाकी जो बॉटम ऑफ द पेज विल बी विजिबल टू दिस पर्टिकुलर पेज, तो आपको वो इरेक्ट दिख रहा है, आपको इरेक्ट दिख रहा है। इरेक्ट है यानी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर वो इरेक्ट है तो शुड नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, बट आपको वो कहां पे मिल रहा है? स्क्रीन पे मिल रहा है, जो प्रोजेक्टर का इमेज हो स्क्रीन पे मिल रहा है। अब वो स्क्रीन पे मिल रहा है मतलब क्या हो गया? वो वर्चुअल इमेज नहीं होगा, तो वो कौन सा इमेज होगा? वो होगा रियल इमेज। तो अगर रियल इमेज है फॉर्म एट स्क्रीन, तो ये इन्वर्टेड वाला क्या स्टोरी है? इन्वर्टेड तो हमको दिखाने, तो क्या होता है जो प्रोजेक्टर होता है ना उसको हम उल्टा लगाते हैं, प्रोजेक्टर इटसेल्फ इज इन्वर्टेड, तो जिसकी वजह से आपको इन्वर्टेड इमेज ना इरेक्ट टाइप में अपीयर होता है। आपको लगता है कि वो इरेक्ट इमेज है, बट दैट्स नॉट इरेक्ट इमेज, दैट्स अ इन्वर्टेड इमेज व्हिच यू आर सीइंग। आप इन्वर्टेड इमेज को इन्वर्ट करके देख रहे हो, इसके लिए आपको इरेक्ट जैसा फील हो रहा है। तो जैसे प्रोजेक्टर का जो है ना स्क्रीन आपको मिला, वो हो गया आपको स्क्रीन पे मिला, इसका मतलब क्या हो गया? वो होगा रियल इमेज। समझ आ रहा है? जैसे 2D मूवी आप जब देखने जाते हो, नॉर्मल जनरल मूवीज आप देखते हो, तो उसमें आपको जो इमेज मिलता है वो हो गया आपका रियल इमेज होगा। लाइक ना फोटो आप देख लो, इन्वर्टेड होगा। जैसे आप ना प्रिंट आउट निकाल दो ना, प्रिंट दिया आपने कंप्यूटर में, प्रिंट दिया, तो प्रिंट में देखो प्रिंटर में एंड वाला पार्ट पहले आता है। तो एंड वाला पार्ट क्यों आता है? क्योंकि अगर प्रिंटर का पेज अगर ऐसे आ रहा है ना, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा सीधा सीधा दिखा, पहले ये पार्ट आएगा फिर ऐसा, लेकिन आप उसको ना उल्टा देखो, मतलब प्रिंटर अगर ऐसे जा रहा है ना, प्रिंटर ऐसे, तो ये बेस वाला पेज हो गया, फिर ऐसे, तो फिर बाद में एकदम टॉप वाला पार्ट आएगा। बट इफ आई सी लाइक दिस ना, अगर मैं प्रिंटर वैसे पेज को ऐसे उठाया, यू विल फाइंड आउट इट्स इन्वर्टेड। जब ना फोटोग्राफ का प्रिंट आप निकालते हो तो वो भी इन्वर्टेड आता है, बिकॉज दोस आर फॉर्म्ड एट स्क्रीन। वो स्क्रीन पे फॉर्म चीजें हैं जो ना रियल इमेज को रिप्रेजेंट करती है। अब जब हम ना आते हैं वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज का कोई एग्जांपल है क्या? तो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल होता है, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन। होलोग्राम अगर आपको करना, होलोग्राम अगर आपको पता होगा तो होलोग्राम विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। और दूसरा होता है 3D मूवीज। जो 3D मूवीज होते हैं ना, 3D मूवीज में क्या होता है कि आपको जो चीजें फॉर्म होती है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, देयर आर जस्ट क्रिएटेड। जैसे रेन वगैरह हो रहा तो रेन ड्रॉप आपको थिएटर के अंदर भी मिलेगा, या कोई चीज अगर उनके हाथों से ऐसा छूट गया एंड इट इज फ्लाइंग, तो आपको लग सकता है कि नो थिएटर के अंदर फ्लाई हो रहा है, बट दो थिंग्स आर नॉट कन्फाइंड टू द स्क्रीन, वो स्क्रीन को कन्फाइंड नहीं है ना। तो इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन। जो चीजें स्क्रीन को कन्फाइंड नहीं है वो होता है वर्चुअल। तो रियल एंड वर्चुअल की जो डिटेल्स है हम ना आगे भी डिस्कस करते रहेंगे।
अब हमारे जाते थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर। तो ये प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि एक बंदा यहां पर स्टैंड होकर खुद को देख रहा होता है, ठीक है, तो दैट पर्सन विल फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दैट वे ओनली, है ना। ये अपने इमेज को कैसा देखता है, तो उसको कैसा इमेज दिखाई दे रहा है, उसको इरेक्ट इमेज दिखाई दे रहा है, बराबर। और जो दूसरा पॉइंट है कि उस बंदे को ना ये इमेज यहां इसके सरफेस पे नहीं मिलता, स्क्रीन पे नहीं मिलता, उसको फील होता है कि ना मिरर के अंदर वो इमेज फॉर्म हो रहा है, इनसाइड द मिरर। समझने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं कि आई हैड सीन दिस क्लिप ऑन यूट्यूब, आप अगर कहीं पे शायद अगर मिल जाए तो बेटर होगा। देयर इज अ वेरी स्मॉल बेबी, आई थिंक विल बी 1.5 year old, हु कैन वॉक वेरी इजीली, मतलब खुद के एफर्ट से वो वॉक कर पा रहा है, ठीक है। वो मॉल के अंदर है, मॉल में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, तो मिरर है, मिरर के जैसे यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ है और फिर ये नॉर्मल वॉल है, ठीक है। तो अब बेबी ना वहां पे देख रहा, शायद हो सकता है ना बेबी ने अपने इमेज को फर्स्ट टाइम देखा होगा, मतलब कॉन्शियस माइंडसेट के साथ में। तो बेबी जैसे खुद को देखता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि इनसाइड देयर इज अनदर बेबी। शायद हो सकता है जिस हिसाब से बेबी एक्टिंग कर रहा है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि बेबी ने, इसके पहले उसको पता नहीं कि मैं कैसा दिखता हूं, शायद हो सकता है वैसा रहा होगा। तो बेबी ने जब खुद के इमेज को देखा तो ही फाउंड देयर इज अनदर बेबी इनसाइड, है ना, मिरर के अंदर। तो वो क्या करता है ना, वो जैसे यहां से, जैसे ये वॉल खत्म होता है, वॉल के पीछे से आ रहा है, ये मिरर खत्म हुआ, मिरर के पीछे से जाके देखता है बेबी को, बट ही इज नॉट फाइंडिंग एनीबॉडी। ही डिड दैट एक्टिविटी 4 or 5 times एंड यू कैन मेक आउट कि ना उसको ऐसा लग रहा है कि उस ग्लास सरफेस के पीछे कोई है एंड इज ट्राइंग टू टच, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऐसा क्यों फील हो रहा है, अगर वो स्क्रीन होता तो उसको पता चल जाता, बट उसको फील हो रहा है कि समवन इज इनसाइड, क्योंकि वो वर्चुअल है, बिकॉज दैट इमेज इज नॉट कन्फाइंड टू द स्क्रीन। स्क्रीन को कन्फाइंड नहीं है, इसके लिए हम उसको वर्चुअल इमेज लेंगे। तो ये क्या होगा कि जो ये होता है मिरर में जो इमेज बनेगा दैट इज नॉट कन्फाइंड टू द स्क्रीन, इरेक्ट होता है ना, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन। और जो सेकेंड पॉइंट आपको मिला क्या है, इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन, इमेज बन रहा है बट ना स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है। तो मतलब ये कौन सा होगा, ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज देगा आपको, करेक्ट, प्लेन मिरर के केस में। तो कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर वर्चुअल इमेज, ये प्लेन मिरर कौन सा इमेज देता है, तो वो वर्चुअल इमेज देता है। क्यों ये वर्चुअल इमेज आपको ऐसा क्यों लगता है, बिकॉज जो इमेज है वो इरेक्ट है और प्लस इमेज इज नॉट फॉर्म एट स्क्रीन। स्क्रीन पे फॉर्म होता तो शायद डाउटेबल सिचुएशन आ जाता, बट अगर वो इरेक्ट होगा तो इट शुड नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ये दोनों चीजें फॉलो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है, इट वाज सपोज्ड टू बी इन्वर्टेड, हमको देख के लग सकता है वो इन्वर्टेड है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज रिलेटिंग टू दैट वन। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होने ही चाहिए, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये किसके लिए, रियल इमेज के लिए, और ये दो पॉसिबिलिटीज है किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। इसमें से कोई एक भी कंडीशन होगा तो सेकंड कंडीशन हैज टू सेटिस्फाई। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे कि ये तो हो गया प्लेन मिरर का। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर ना स्फेरिकल मिरर आप लेते हो तो स्फेरिकल मिरर की क्या स्टोरी है, स्फेरिकल मिरर आपको किस तरह का इमेज देगा। तो ये बोल रहे हैं स्फेरिकल मिरर का इमेज तो आप बाद में डिस्कस करो, पहले आप स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करो। क्यों, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का नेचर है ना, वो इमेज को काफी हद तक कंट्रोल करता है। द नेचर ऑफ द मिरर कंट्रोल्स दिस इमेज पैटर्न। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने एक मिरर ले लिया, है ना। तो पहले आप मिरर के बारे में, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, तो समझो कि अगर मैंने ये ले लिया, ये कॉन्केव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों आपको समझ में आ गया। तो ये कॉन्केव मिरर, तो ये कॉन्केव मिरर का क्या होता है कि इट्स क्या होता है, कर्व इनवर्ड्स, ये कर्व इनवर्ड्स। तो ऐसे मिरर को बोलेंगे जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कर्व इनवर्ड, या इनवर्ड भी लिखो, इनवर्ड से या इनवर्ड। तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, सो यू आर टेकिंग द कॉन्वेक्स मिरर ओवर हियर, ठीक है। सो वेदर यू आर टॉकिंग द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों किसी स्फीयर के पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व आउटवर्ड, बट क्या आउटवर्ड कर्व है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व है आउटवर्ड की तरफ, तो वो गया कॉन्वेक्स। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये मिरर जो स्फेरिकल मिरर, दिस आर द स्फेरिकल मिरर। सो ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपने बताया स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, दोनों मिरर विल बी द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सो दीज मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये ना एक स्फीयर के पार्ट को फॉर्म करते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब एक स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हॉलो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास है, उसको क्या है कट कर दिया, और जो कट पार्ट है वो कॉन्केव हो सकता है, उसी को कॉन्केव दोनों तरीके से होगा,
अभी तो कोई कोटिंग नहीं है। तो अगर आप ना बल्ज आउट वाले पार्ट पे कोटिंग कर देते हो तो जो इनवर्ड वाला पार्ट है वहां से आप इमेज को देख सकते हो, वो कॉन्केव हो गया, ठीक है। और सिमिलरली आप अगर कॉन्वेक्स स्फीयर देखते हो तो कॉन्वेक्स इज ऑल्सो, तो ये भी क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑल्सो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। और क्या बोले, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, यहां दोनों केस में दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। तो ये जो सेंटर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया सी से, एंड व्हाट डू वी कॉल टू सी, सी को हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है, देखो ये मिरर है ना, तो यहां पे जो होता ना, दोनों केसेस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ आ रहा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उससे बाहर ही सिचुएटेड होगा, करेक्ट। आप देख लो ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे है, ये उससे बाहर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे है, ये उससे बाहर है, मतलब इट इज नॉट अटैच टू दैट, इसका बोलने का ही मतलब है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में और क्या आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे एक ये पॉइंट आप देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर होता है उसके इन फ्रंट में ये रहेगा, कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर कॉन्वेक्स मिरर के कहां पे, कॉन्वेक्स मिरर का फ्रंट पार्ट तो ये है ना, उसका बिहाइंड पार्ट में, तो लाइज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो अब अगर मुझे ना डिफाइन करना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो पहले आप बताते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, किसी एक स्फीयर के पार्ट को फॉर्म करते हैं, है ना, इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, कोई स्फीयर है उसके कुछ पार्ट को वो फॉर्म करेंगे, तो वो जो स्फीयर जो फॉर्म करे, जिस स्फीयर का वो पार्ट होगा, है ना, सो दिस स्फीयर हैज अ सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज द पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी खुद का सेंटर होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सो अब आपको ये पॉइंट भी ले लो आप यहां पे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पॉइंट एंड इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलेंगे उसको, तो ये जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंटर है एक बस एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेंटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे ये, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है, इज कॉल्ड एज पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पॉइंट, जो उसका सेंटर होगा एज अ पॉइंट इधर एक्ट करेगा, मतलब ये समझो ये मिरर है, मिरर के सेंटर पे एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। तो ये हो गया पॉइंट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने क्या करना, अच्छा ये साइड से क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट ना सीपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये पार्ट ले लो और आप ये पार्ट पे ले लो, इसको रिप्रेजेंट करना, आप इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल आर जिसकी वैल्यू C2P है, करेक्ट, C2P। तो ये बोल रहे हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर या रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच, रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये उस स्फीयर का फॉर्म पार्ट जो है बनाएगा, या इट विल टेक पार्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ द स्फीयर, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो वैल्यू ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और जो डिस्टेंस हमने लिया उसको कैसे करेंगे, लिखेंगे हम सीपी से लिखेंगे। सो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अपने को समझना था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सेंटर पे एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोल। जो सेकंड पॉइंट हमको समझना है
कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का पार्ट है ना। एक बड़ा सा स्फीयर है, उस स्फीयर के पार्ट को कट कर दिया आपने, तो वो जो आपको कट पार्ट मिला है ना, वो पार्ट का कोटिंग करके उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो आप। तो वो जो सरफेस है उसका सेंटर कहां पे, वो सेंटर होगा पोल। बट अभी वो सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में कॉनकेव मिरर के उसके फ्रंट में होगा, बट कॉन्वेक्स मिरर के उसके बिहाइंड होगा। अब मैं इतना पॉइंट पे इंफेसाइज कर रहा हूं क्योंकि इन चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद हमको पॉइंट समझ में आता है वो ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फीयर फॉर्म कर रहा है उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करोगे, तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जिस स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट ये फॉर्म करेगा उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पॉइंट से ही हमें काफी सारी चीजों को कंसिडर करना है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी प्रिंसिपल एक्सिस की स्टोरी क्या है, सो लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन है जो ना पास करेगा, कहां से पास करेगा, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मान लो कि यहां पे ना ये इस तरीके से, तो ये ना इसके आगे भी पास हो जाए, ठीक है, यहां पे भी इसके आगे पीछे जहां भी पास करना है ऐसा। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे हो गया लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ reflecting surface of spherical mirror and its center of curvature is called as principal axis। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा ना, राइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन, प्रिंसिपल ऑफ दैट वन, वो प्रिंसिपल अलग था, ये प्रिंसिपल अलग है। ठीक है, सो स्कूल के प्रिंसिपल वाला स्पेलिंग होगा ये प्रिंसिपल का। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए बिकॉज दीज आर द टर्म्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पार्ट्स। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड द मिरर एंड ऑल। सो आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आई विल try to explain more concepts and then we will discuss about how will the image form using mirror. I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.